हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट टॉपिक शुरू किया था और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने आपको मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड डिस्कस किया था। देखिए, आपको हमने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के अंतर्गत बताया कि जो ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं, इनके अंतर्गत शर्करा के जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसैकेराइड के अंतर्गत एक अर्थात स्वतंत्र अणु पाया जाता है, जबकि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जो है वो डाइसैकेराइड के अंतर्गत जो है वो क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आज हम आगे इसी सीरीज में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलीसैकेराइड। देखिए बच्चों, पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड तो पॉलीसैकेराइड जो है यह भी एक शर्करा का प्रकार है। क्या है बच्चों? ये एक प्रकार के शर्करा का ही प्रकार है। इसका हम शाब्दिक अर्थ से भी थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत या बहु, बहु से मतलब मल्टी, ठीक है। और सैकेराइड का मतलब होता है, हम जानते हैं, शर्करा। अर्थात वे शर्कराएं जो कि एक या एक से अधिक शर्कराएं मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाती हैं। तो पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चों? जैसा कि नाम से यहां पर थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, पॉली का मतलब बहुत या मल्टी और सैकेराइड का मतलब शर्कराएं, अर्थात बहुत सी मोनोसैकेराइड जो हैं वे मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की शर्कराओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर यह हम कह सकते हैं कि जो बच्चों मोनोसैकेराइड्स होती हैं वह इस पॉलीसैकेराइड की क्या होती हैं? इकाई होती है। इट मीन्स मोनोमर। पॉलीसैकेराइड की जो मोनोसैकेराइड्स है वो क्या हो गई? उसकी इकाई हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो मोनोसैकेराइड्स हैं वे एक श्रृंखला में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती हैं। इसी कारण से इसका हम यहाँ पर सामान्य सूत्र लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, मोनोसैकेराइड का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? C6H12 और O6। तो इसका हम सूत्र क्या लिख सकेंगे? C6H11O5 का होल n। सामान्य सूत्र क्या होगा इसका? C6H11O5 का होल n। यहां पर जितने मोनोसैकेराइड्स होंगे उतनी ही संख्या में यहां पर इस पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता चला जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो यहां इस क्या कहते हैं सूत्र के अंतर्गत या सामान्य सूत्र के अंतर्गत हम जब n का मान रखेंगे तो उससे हम पॉलीसैकेराइड का जो नंबर है वह ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? जटिल होती हैं। संरचना में कैसी होती हैं बच्चों? संरचना में जटिल होती हैं। वह स्वाद में मीठी नहीं होती हैं। पॉलीसैकेराइड जो है संरचना में जटिल होती हैं, वह ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स का जो है वह शरीर के अंतर्गत क्या ईंधन के रूप में
संग्रहण किया जाता है, ईंधन संग्रहण किया जाता है या ईंधन के रूप में संग्रहण किया जाता है। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हम जानते हैं, हम मनुष्य स्तनधारी या जीवों के जंतुओं के अंतर्गत ग्लाइकोजन जो है वह संग्रहित रूप में पाया जाता है, जिसे हम जंतु मंड भी कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जंतु मंड भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, आगे पॉलीसैकेराइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। यहां पर जो ये ईंधन के रूप में इसका जो संग्रहण किया गया है, इसका क्या होता है, जल अपघटन होता है बच्चों। क्या होता है, इसका जल अपघटन होता है, और जल अपघटन के द्वारा यहां पर क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जल अपघटन के द्वारा क्या की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक, तो देखिए बच्चों, एक सामान्य गुण मैंने यहां पर आपको बताया कि पॉलीसैकेराइड्स जो है इसका मोनोमर क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होती हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया, C6H11O5 हो गया। ये संरचना में जटिल होती हैं और जो है ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इनका हमारे शरीर के अंतर्गत ईंधन के रूप में संग्रहण किया जाता है और जरूरत पड़ने पर जो है इनका क्या किया जाता है, जल अपघटन या इनका अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं पॉलीसैकेराइड के। तो सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन जो है वह जंतु मंड के रूप में जाना जाता है, और इस ग्लाइकोजन को अपघटन करके इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हम लोग जानते हैं कि पादप कोशिकाओं की सेल वॉल का निर्माण करता है। पादप कोशिकाओं की सेल वॉल का निर्माण करता है, जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जिसका अपघटन करने की क्षमता जो है वह जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके अंतर्गत होती है, या वो इसका पाचन करके इनसे ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा बताया गया है कि यह सेलुलोज जो है यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है बच्चों। सेलुलोज जो है वह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेंगे अपन, जैसे कि काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन? काइटिन एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड ही होती है, और ये जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग के बाह्य कंकाल का, आर्थ्रोपोडा वर्ग के बाह्य कंकाल का क्या करती है, निर्माण करती है। और जैसा कि अपन जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स का जो है सबसे बड़ा वर्ग होता है कौन सा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो यहां अर्थात ये कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा के बहुत अधिक संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी कारण से जो है काइटिन को इस प्रकृति का दूसरे नंबर का सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या है बच्चों, ये कार्बनिक पदार्थ है। सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, इनुलिन। इनुलिन भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है, जो कि आर्किड और डहेलिया पादप की जड़ों के अंतर्गत संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। संचित भोजन कह सकते हैं या संग्रहित ईंधन के रूप में पाया जाता है। कहां, आर्किड
और डहेलिया पादप की जड़ों के अंतर्गत जो है ये संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। ऐसे ही अगला जो एग्जाम्पल ले सकते हैं वह है हिपेरिन। हिपेरिन जो है वह है प्रतिस्कंदित या प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ होता है जो कि रक्त के अंतर्गत कहां पाया जाता है बच्चों? ब्लड में पाया जाता है। अर्थात ब्लड में पाए जाने वाला ये क्या होता है? प्रतिस्कंदनकारी या प्रतिस्कंदित पदार्थ होता है जो कि रक्त को जमने नहीं देता है या इसका स्कंदन नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज यहां पर एक पॉलीसैकेराइड के बारे में बात की कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं और इनके कुछ गुण क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपको यहां बताया है कि जो पॉलीसैकेराइड होता है या पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं इसके अंतर्गत बहुत सारी शर्कराएं एक श्रृंखला में मिलकर क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। समझ में आई बात कि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं वे मिलकर एक क्या करती हैं? लंबी चेन का निर्माण करती हैं। तो जो लंबी चेन का निर्माण हो रहा है उसकी संरचना के आधार पर जो ये पॉलीसैकेराइड हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। एक है आपके बच्चों होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरे हैं बच्चों आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, होमो का मतलब होता है सम, अर्थात जिस पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत पाए जाने वाली शर्करा जो हैं वो क्या हो? सभी समान हो। आई बात समझ में? जैसे कि ग्लूकोज ही ग्लूकोज मिलकर जो है वो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर रही हैं। तो इस प्रकार की पॉलीसैकेराइड क्या कहलाएगी? होमोपॉलीसैकेराइड कहलाएगी। अर्थात इसके अंतर्गत जो इकाइयां हैं, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जो इकाई हैं या जो शर्कराएं हैं ये सभी शर्करा क्या हो? समान हो। तो क्या कहलाएंगे बच्चों? वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाएंगी। और होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन और सेलुलोज आदि। ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो है वो किसके? होमोपॉलीसैकेराइड के क्या है? एग्जाम्पल हैं। और इसी प्रकार से दूसरा प्रकार कौन सा है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जो इकाइयां हैं या जो मोनोमर्स हैं किसके? पॉलीसैकेराइड के, वो कैसे हैं? असमान हैं। ठीक है, तो इकाई कैसी है? समान है। इट मींस उसके अंतर्गत ग्लूकोज भी है, उसके अंतर्गत फ्रैक्टोज भी हो सकती है, उसके अंतर्गत गैलेक्टोज भी हो सकती है। और ये इस प्रकार से कई प्रकार की जो शर्कराएं हैं मोनोमर्स के रूप में यहां जुड़कर एक किसकी? लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की शर्कराओं को हम क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिपेरिन अभी आपको बताया प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ के रूप में। तो हिपेरिन जो है वह किस प्रकार की पॉलीसैकेराइड है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने आपको बताया है कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं और इनके गुणधर्म क्या हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और यह संरचना के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या? पॉलीसैकेराइड। ठीक, अब देखिए आगे इसी में बात करते हैं अगला टॉपिक प्रोटीन। तो प्रोटीन का थोड़ा सा हम यहां पर आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं।
प्रोटीन। देखिए बच्चों, प्रोटीन जो है किसी भी जीव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में होता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि किसी जीव का संरचनात्मक स्वरूप बिना प्रोटीन के संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है किसी जीव का, प्रोटीन किसी जीव का, या यूं कहें यहां पर एक शब्द और जोड़ सकते हैं, जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन जो है किसी जीव का या कोशिका के जीव द्रव्य का क्या है, महत्वपूर्ण घटक है, जो कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। जो कि क्या होता है बच्चों, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक, अब देखिए, प्रोटीन हमारे भोजन का भी महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी जीव के जीव द्रव्य का जब वह महत्वपूर्ण घटक है, तो उसे वह जीव कहां से प्राप्त करेगा, भोजन से प्राप्त करेगा। और अगर भोजन के अंतर्गत वह उपलब्ध नहीं होगा तो वह जीव स्वस्थ रह पाएगा क्या, जीवित रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। इसलिए वह जो है भोजन का भी महत्वपूर्ण घटक है और जीव द्रव्य का भी क्या है, वह महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रोटीन जो है वह शरीर के या शरीर का लगभग कितना 14% भाग बनाती है। शरीर का कितना परसेंट भाग बनाती है, सजीव का या जीव के शरीर का कितना 14% भाग बनाती है। और यह इसका जो है किसी जीव का, यह प्रोटीन जो है किसी जीव के कितना परसेंट, लगभग 50% शुष्क भाग के रूप में पाई जाती है। कितने, लगभग 50% क्या पाया जाता है, प्रोटीन का शुष्क भार पाया जाता है। अर्थात मृत अवस्था के अंतर्गत जो है उसका कितना परसेंट भाग हो जाता है, लगभग 50%। और जीवित अवस्था के अंतर्गत वह कितना भाग बनाती है, 14% भाग बनाती है, या 14% भाग के रूप में पाई जाती है। ये प्रोटीन्स जो हैं हम जानते हैं कोशिकाओं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। और कोशिका झिल्ली के निर्माण के साथ साथ उसकी जो क्रियाएं होती हैं, अर्थात जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उनमें भी भाग लेती है। ये सेल मेम्ब्रेन की जो सतह होती है उस पर ये ग्राही के रूप में, अर्थात रिसेप्टर के रूप में भी उसके अंतर्गत पाई जाती है। और जो कि किस रूप में होती है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में कहां होती है, कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पर, किस रूप में, ग्राही के रूप में, रिसेप्टर के रूप में होती है। और ये जैविक क्रियाओं के अंतर्गत भी भाग लेती हैं और संश्लेषणात्मक क्रियाओं में मुख्यतः भाग लेती हैं। और जैसे कि हार्मोन्स का भी निर्माण करती हैं। और हार्मोन के साथ साथ जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, हार्मोन्स का निर्माण करती हैं और एंटीबॉडीज का भी ये निर्माण करती हैं। तो ये मैंने आपको प्रोटीन के बारे में एक सामान्य परिचय दिया है कि प्रोटीन जो है वह हमारे शरीर का या जीव के शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो कि एक जटिल कार्बनिक
पदार्थ के रूप में पाया जाता है और यह हमारे भोजन का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे जीव का या हमारे शरीर का यह लगभग 14% भाग बनाता है और यह जो है 50% शुष्क भार के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह हमारे शरीर के संरचनात्मक इकाई के रूप में होती है। ये मैंने लिखा है और आपको यहाँ बता देता हूँ कि प्रोटीन जो है वह क्या होती है, संरचनात्मक इकाई के रूप में होती है, अर्थात हमारे जीव के अंतर्गत जो संरचनाओं का निर्माण होता है उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मैंने आपको बताया कि यह जैविक क्रियाओं में भी क्या लेती है, भाग लेती है, रिसेप्टर्स के रूप में पाई जाती है, हार्मोन्स एंटीबॉडीज के जैसे पदार्थों का क्या करती है, ये संश्लेषण करती है। अब देखिए बात करते हैं कि आखिर ये प्रोटीन जो है किसकी बनती है, अर्थात इसका संगठन क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है, ये मुख्य पदार्थ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, क्या, प्रोटीन बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, किससे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा इसके अंतर्गत सहायक पदार्थों के रूप में जैसे कि गंधक है, फास्फोरस है, ठीक है, आयरन अर्थात लोहा है, आदि पदार्थ भी इसके अंतर्गत या प्रोटीन्स के साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका एक तरह से क्या हुआ कि इसका संगठन क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य तत्व जो है वो पाए जाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके अंतर्गत होते हैं, साथ में गंधक, फास्फोरस, लोहा आदि उपस्थित होता है। अब देखिए, जो प्रोटीन है इसकी इकाई जो है वह मानी जाती है क्या, एमिनो एसिड। क्या होते हैं, इकाई एमिनो एसिड। अर्थात अपन यह कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वह किनसे मिलकर बनी होती है बच्चों, एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जिसके अंतर्गत एक से लेकर अनंत तक एमिनो एसिड मिलकर जो है एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और जो ये लंबी श्रृंखला होती है यही किसका रूप होती है बच्चों, प्रोटीन का रूप होती है। इट मीन्स अपन यहां पर पुनः ये बात कह सकते हैं कि एमिनो एसिड जो है वे प्रोटीन का क्या होती है, इकाई होती है। प्रोटीन की क्या होती है, इकाई होती है। कौन है प्रोटीन की इकाई, एमिनो एसिड, जिसके अंतर्गत बहुत सारे एमिनो एसिड जो हैं वे श्रृंखलावत रूप में जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं, जो कि किसका रूप होती है, प्रोटीन का रूप होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये एमिनो एसिड जो है प्रकृति के अंतर्गत लगभग कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 300 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 50 प्रकार के जो एमिनो एसिड हैं वे हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाते हैं। इट मीन्स हमारे जीव द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं, और उनमें से केवल 20 प्रकार के ही एमिनो एसिड्स जो हैं वे इन प्रोटीन के निर्माण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंतर्गत जो भी प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है वह हमारे जीव द्रव्य के अंतर्गत पाए जाने वाले कितने प्रकार के, 20 प्रकार के एमिनो एसिड भाग लेते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, और 10 प्रकार के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। इट मींस 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स जो हैं वे तो हमारे शरीर के अंतर्गत खुद संश्लेषित होते हैं, और 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स जो हैं वे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको कि हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये हुई बात किसके बारे में, एमिनो एसिड की इकाई के बारे में। अब देखिए मैं यहां पर इस प्रोटीन के इंट्रोडक्शन का लास्ट एक तरह से इसका टॉपिक है इसकी सामान्य संरचना। तो देखिए बच्चों, यहां हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड की सामान्य संरचना।
ठीक है, तो देखिए सामान्य संरचना, तो सामान्य संरचना मैं यहां पर आपको बताता हूं। ये इसकी एक सामान्य संरचना है, और इसी को हम इसका सामान्य किसका, प्रोटीन का सामान्य सूत्र के रूप में भी यहां पर इसको व्यक्त कर देते हैं। कैसे, देखिए ये तो इसकी सामान्य संरचना हुई एक एमिनो एसिड की, जिसके अंतर्गत एक तो है आपके क्या, कार्बोक्सिलिक समूह, इट मींस COOH, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, और दूसरा है NH3। तो ये एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसी कारण से इसको द्विध्रुवीय आयन स्थिति या उभयधर्मी कहा जाता है। एमिनो एसिड्स को क्या कहता है, उभयधर्मी या द्विध्रुवीय आयन कहा जाता है। और इसके साथ हमने इसको कोष्टक में बंद किया और एन लगा दिया, तो यह इसकी सामान्य सूत्र किसका हो गया, प्रोटीन का सामान्य सूत्र हो गया, कि जितने इसके अंतर्गत इस श्रृंखला में क्या जुड़ते जाएंगे, एमिनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे, वो किसका रूप ले लेगी, प्रोटीन का रूप ले लेगी। आई बात समझ में, तो ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। अब देखिए हम यहां इसको एक किससे, एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये एमिनो एसिड्स जो हैं वो श्रृंखला में जुड़ते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ग्लाइसिन का। तो ग्लाइसिन ये एक जो मैंने यहां पर सूत्र बनाया है ग्लाइसिन का है, और ग्लाइसिन के साथ हम लेते हैं दूसरा एलेनिन। ये लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों, यहां जब दो एमिनो एसिड के मध्य संयुग्मन होता है तो एक H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, इट मींस कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों, जल अपघटनीय क्रिया हो गई, जल अपघटनीय संश्लेषणात्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से यहां से एक H2O बाहर निकलेगा, तो यह किस रूप में आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से प्लस H2O, ये देखिए, और यहां